आज सुनिए डॉक्टर निधि अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी नीला दरवाज़ा। डॉक्टर निधि अग्रवाल जी पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन साहित्यिक रुचि के होने की वजह से वो अपना योगदान हिंदी साहित्य को दे रही हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी नीला दरवाज़ा। मेरी दृष्टि विपरीत दिशा में भागते पेड़ों से भी परे कहीं दूर टिकी है। इस ट्रेन से और इस रास्ते से ना जाने कितनी यात्राएं की होंगी, पर आंखों में भरे अवरोध और उदासीपन के कारण जाने पहचाने रास्तों पर भी कुछ स्पष्ट देख नहीं पा रही हूँ। लगता है मेरी आंखें जहाँ संज्ञा शून्य हो चुकी हैं, कान वहीं अति संवेदनशील। ट्रेन की बढ़ती गति के साथ साथ उसके पहियों से निकलती आवाज़ें जैसे चीख चीख कर कहना चाह रही हूँ, माई नहीं रही, मुक्त हो गई, माई नहीं रही, मुक्त हो गई। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगी? पल पल बढ़ते इस अपराध बोध से जयंत के हाथ का स्पर्श कंधे पर महसूस हुआ तो जतन से रोके अश्रु मोतियों के बिखरने का अनवरत क्रम आरंभ हो गया। उन्होंने मुझे अपने कंधे से टिका लिया और मन का सैलाब बह जाने दिया। जयंत की लाई चाय रखी रखी पानी हो गई। शताब्दी एक्सप्रेस ग्वालियर से नई दिल्ली सफ़र के लिए सबसे तीव्र गति की ट्रेन मानी जाती है। मुझे स्मरण नहीं कि ये पहले भी कभी इतनी धीमी गति से चली हो। दिल्ली पहुंचते पहुंचते आधी रात होने को आ गई थी। अधिकतर सभी आ चुके थे, बस मंझले मामा की प्रतीक्षा की जा रही थी। ऐश्वर्या मामी के घर के मध्य भाग में बड़े से हॉल में माई का छोटा सा शव जैसे अदृश्य हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि कद में छोटी माई आगंतुकों की भीड़ में खुद को और सिकोड़कर अदृश्य हो जाना चाहती हो कि कहीं कोई उन्हें देख ले और बच्चे अपमानित महसूस करें। हॉल में मौजूद भीड़ को चीरती हुई मेरी नज़र बड़की के साथ बैठी माँ तक पहुँच ही गई। मैं भी चुपचाप वहीं जाकर बैठ गई। मन तो चाह रहा था कि माई के सिरहाने बैठ जाऊं, पर हिम्मत नहीं हुई। लगा कि माई कहीं ना बैठे, अब आई है तू। सुबह मंझले मामा के आने तक का दृश्य माई की मुक्ति से निम्मो मामी के बेटे उज्जवल की शादी की तैयारियों की बातों और फुसफुसाहटों तथा कभी दबी तो कभी अचानक फूट पड़ी हंसी के बीच अदलता बदलता रहा। रज्जो भैया और विदिशा भाभी की गजब की याददाश्त में माई के बड़बोलेपन के हजारों किस्से अक्षरशः दर्ज थे, जिन पर प्रतिक्रिया स्वरूप फीकी हंसी के बाद माँ का वही चिर परिचित स्वर, पागल तो सदा की ही थी। मैं इंतज़ार ही करती रही कि शायद माई के बच्चों में से किसी की याददाश्त इतनी लचीली हो कि वे अपने बचपन में पहुंच जाएं। सुबह से रात तक बिखरी हुई रसोई में खाना बनाती माई, अपने मायके के नौकरों को याद कर बाबूजी और हालातों को कोसते हुए घर का काम समेटती माई, बिट्टू मामा की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के लिए बेची गई अपनी करधनी को याद करती माई, दिन भर पूरा घर सामान खंगाल डालने पर भी अपने जेवरों की संदूकची न मिलने पर रोती हुई माई, बाबूजी द्वारा जगत मामा को विदेश पढ़ने भेजने के लिए जेवर बेचे जाने की बात जानकर बाबूजी से लड़ती हुई माई, अपने आंसू समेट पुनः अपनी गृहस्थी और बच्चों को संभालती माई। इतना पीछे भी न जाएं तो ये तंग दिल लोग तो कम से कम उन्हें अपने बच्चों के सदा प्रफुल्लित दिखने वाले चेहरे तो याद ही होंगे, जो दिन भर फरमाइशें कर माई को फिर कनीसा नचाते थे और शाम को अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ घर लौटते हुए भी माई को अगले दिन की अपनी फरमाइशों की लिस्ट बताना नहीं भूलते थे। गजब की जीवटता थी माई के स्वभाव में। सुबह अपने बच्चे माई को सौंप निश्चिंत हो नौकरी पर जा, हजारों लाखों कमाने वाले माई के बच्चे शायद ही माई पर कुछ 100 रुपए भी खर्च करने की हिम्मत जुटा पाए हों। कभी किसी ने उमक कर उन पर कुछ लाड़ लुटाया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। मंझले मामा के आने से हुई हलचल से मैं वर्तमान में लौटी और फिर घटनाक्रम कुछ अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा। माई के दाह संस्कार के बाद लोगों की भी धीरे धीरे रवानगी शुरू हो गई। सबको अपने अपने कामों की चिंता जो सताने लगी थी। इस पूरे परिवेश में सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे अपने ऊपर थी। अभी तक कर्मकांडों और रीति रिवाजों से खुद को मुक्त मानने वाली मैं जाने क्यों यही निरीक्षण करती रही कि क्या माई के 6 बेटों और 8 पोतों में से कोई भी अपने बालों की तिलांजलि जैसा छोटा सा त्याग करने के लिए तैयार होगा। जैसा कि अपेक्षित था वही हुआ। कोई आगे नहीं आया। माई के प्रति लगाव की संकीर्णता एक बार फिर दिखाई दे रही थी। क्या उनके मुंडन करा लेने से माई के प्रति उनका अनुराग मैं सिद्ध मान लेती? कभी कभी स्वयं को समझना भी कितना मुश्किल हो जाता है। हमारी वापसी की ट्रेन देर रात की थी।
मैं और जयंत भी माँ बाबा के साथ उनके घर आ गए थे। सफ़र और गमगीन माहौल से बोझिल तन मन को नींद ने आ घेरा। शाम को सोकर उठने पर देखा कि माँ और बड़की लेन देन के नापतोल कर रहे थे। हर बात का अंत वही, चलो मुक्त हो गई। माई की कहानियों का खजाना, उनके किस्से, उनकी बातें सब बीते समय में कितनी ही बार दोहराए जा चुके थे। ये अंतिम मौका जैसे उन सबसे भी निजात पा लेने का हो। अटल सत्य सी एक बात शेष बचती थी, चलो मुक्त हो गई। जैसे माई का शरीर मात्र उनकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो और उनसे अधिक हम सभी इस घड़ी की बाट जो रहे हों। हाँ, ये वही माई थी जिसके साथ, जिसके किस्सों और बातों को सुनते जो बच्चे बड़े हुए थे, उन्हें उनके माँ बाप ने भी शायद उतना समय या स्नेह ना दिया हो जितना माई ने दिया, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। हम लोग सुबह 8 बजे तक ग्वालियर पहुंच गए थे। जयंत को ऑफिस ज्वाइन करना था, वो तुरंत निकल गए। घर समेटते, काम निपटाते दोपहर हो गई। मेरे दिल की उथल पुथल से बेखबर मनन अभी तक सो रहा है। उसके मासूम चेहरे को देखती हूँ तो विश्वास ही नहीं होता कि कभी इस चेहरे पर माँ बाप के लिए वितृष्णा या उदासीनता के भाव भी आ सकते हैं। मनन की कोमल बाहें जब मेरे गले में घिर आती हैं तो भला कौन सोच सकता है कि कभी जब मैं लाचार बिस्तर पर पड़ी अपनी मुक्ति का इंतज़ार कर रही होंगी तो यही बाहें मुझे स्पर्श करने से भी कतराएंगी। बाऊजी और माई, यूँ तो वे मेरे नाना नानी हैं, पर माँ, मौसी, मामा, मेरे सभी ममेरे मौसेरे भाई बहन, नुक्कड़ के दुकानदार, सब्जी वाला, दूध वाला, सभी तो उन्हें बाऊजी और माई कहते हैं। यही संबोधन मैंने भी अपनाया, माई, मेरी माई। क्या लिखूं मैं उनके बारे में? शायद प्रेमचंद उनसे मिले होते तो एक और अनुपम उपन्यास रच डालते, या शायद मनन के बड़े होने पर मैं कभी अपना किताबें पढ़ने का शौक़ पूरा कर पाऊँ तो अनायास ही उनके किसी किरदार में माई को पा भी जाऊँ। अभी आप लोग माई को प्रेमचंद की निर्मला समझ लीजिए। एक बड़े परिवार की आवश्यकताओं को छोटी चादर से भली भांति ढकने की असमर्थता मृदुलता को एक स्थायी खींच में सहज ही बदल देती है। बस निर्मला की तरह माई का मायका निर्धन नहीं अपितु संपन्न था। संपन्न घर की प्रतिष्ठित पिता ने अपनी बेटी के लिए संस्कारी प्रतिभाशाली वर ढूंढा तो उनकी नज़र बाऊजी पर ठहर गई। सरकारी नौकरी करने वाला ईमानदार इंसान जिसके घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए सदा खुले रहे। हर साल कोई अपनी परीक्षा देने या नौकरी की तलाश में महीनों साधिकार चला आता। माई की सहमति कब पूछी जाती, पर सत्कार का निर्वहन गृह स्वामिनी का दायित्व रहता। मैं उस घर की स्थायी मेहमान थी। सुबह के अलार्म के साथ माँ उठती, दिन भर काम के दबाव से हुई थकान और उन्नीदेपन के बावजूद समय से खुद को तैयार होना, मुझे तैयार करना और अगले कुछ मिनटों में हमारा माई के घर के दरवाजे पर खड़ा होना, ये दिनचर्या थी तब मेरी। आज भी वो चिर परिचित नीला दरवाज़ा मेरी आंखों में एक नई चमक उत्पन्न कर देता है। मेरा बाल मन जानता था कि इस दरवाजे के पीछे की दुनिया अत्यंत रोचक और बेरोक टोक है। माँ एक क्षण दरवाजे पर दस्तक देती और दूसरे क्षण खिड़की में से अंदर झांकती आवाज़ देती, माई, बाऊजी। अंदर की झुंझलाहट से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता कि और दिन की तरह आज भी माँ ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं। माई अब तक दरवाज़ा खोल चुकी हैं और माँ लगभग मुझे अंदर ढकेलते हुए वापस रिक्शे में बैठ जाती हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि अगला निर्देश रिक्शा चालक को तेज पैडल चलाने का रहा होगा, किंतु वो मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है। मैं तो इस नीले दरवाजे के भीतर की दुनिया से अभिभूत हूँ। बाऊजी, मैं चहकते हुए बाऊजी के पास दीवार से सटे बड़े से दीवान पर बैठ जाती। कुछ ही देर में कुछ और नौकरी पेशा माता पिता अपने अपने बच्चों को माई बाऊजी के सुरक्षित आंगन में सुपुर्द कर निश्चिंत हो आगे बढ़ जाएंगे। बाऊजी के पलंग पर अब छोटे बड़े 6-7 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। किसी को परियों की कहानी सुननी है, किसी को भगवान राम की, कोई अपने स्कूल के किस्से सुनाएगा तो किसी को अपने बड़े भाई की दादागिरी की शिकायत करनी है। नई कहानियाँ ख़त्म होने पर पुरानी पसंदीदा कहानियों का पुनः प्रसारण शुरू हो जाएगा। इसी बीच मैं माई के पास चौके में जा बैठी हूँ। बातों का विषय तो याद नहीं, पर माई का मुझसे भावनात्मक लगाव हम भाई बहनों के मध्य उस समय ईर्ष्या का विषय रहता था। मैं निर्विवादित रूप से माई की सबसे प्यारी नवासी रही। माई सबके सामने इसका प्रदर्शन करना भूलती भी नहीं। टॉफ़ी, मुरमुरे का छोटा सा अपना खजाना जो मैं किसी से साझा नहीं करती, माई के मांगने पर उन्हें सहर्ष देने को तैयार रही हूँ। माई को न कभी खाना था, न कभी उन्होंने खाया।
पर एक छोटे बच्चे का उनके लिए समर्पण, ये अपनत्व उन्हें सहज रोमांच से भर देता। दिन, महीने और साल यूं ही बीतते गए। मेरा नीले दरवाजे पर दस्तक का समय सुबह माँ के स्कूल जाने से खिसक कर दोपहर में मेरे स्कूल से लौटने पर आ गया। लेकिन शेष सब यथावत ही है। लगभग वही मेरे सब संगी साथी, वही माई का सबसे पूछना कि कल तुम्हारे लिए क्या लेकर रखूं, कुल्फी, पापड़ी, मूंगफली या फिर गजक। जितने बच्चे उतनी फरमाइशें, और सब जानते हैं कि उनकी मनपसंद चीज़ें स्कूल से आते ही उन्हें मिल जाएंगी। स्कूल से लौटकर फिर वही बाबूजी के साथ किस्से कहानियों का सिलसिला, और वही माई का अपनी छोटी सी रसोई में एक के बाद एक कई छोटे बड़े बर्तन गैस के चूल्हे पर चढ़ाना उतारना, फिर गर्मा गर्म फुलके आने शुरू हो जाना। कुछ स्कूल जाने का प्रभाव या स्त्रियोचित मर्यादित व्यवहार का अनुसरण करते हुए हम सब बहनें पहले बाबूजी को खाने के लिए कहते, और हर दिन की तरह बाबूजी उसी स्नेह से कहते, नहीं, पहले आप सब खाएं। बच्चों की टोली खाने में मशगूल, और इस कोलाहल में भी शांत मुद्रा लिए बाबूजी कोई भजन गुनगुना रहे हैं। बीच बीच में वानर सेना को नियंत्रित करने के लिए अवसरानुकूल निर्देश देते जाते। बेटा, हाथ धो लो पहले, खाते वक्त बोलते नहीं, सब्जी जरूर ख़त्म करनी है। और फिर खाने की थाली पर बैठने से पहले वो एक एक बच्चे से पुनः पूछते, रज्जो आपने खाया? गुड़िया आपने भरपेट खाया ना? अंत में माई खाएगी। दवाइयों के कसैलेपन से बेस्वाद हो चुके मुंह में वो शायद ही 2 कौर से ज़्यादा खा पाएं। शाम का समय बाबूजी के हिस्से रहता। सभी बच्चों को 1-1 रुपया मिल जाता। समोसा, टॉफ़ी, पतंग। बच्चों द्वारा इस सिक्के का उपयोग करने के अनेक विकल्प पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में सहज ही उपलब्ध थे। उन दिनों वो 1 रुपया जो चमक हम सबके चेहरे पर ले आता था, आज वो अपनी 6 अंकों की सैलरी का चेक देखकर भी नहीं आता। इस शाम के समय माई अक्सर अपने पल्लू की गांठ खोलकर कुछ सिक्के किसी बच्चे के हाथ रखती। जा 2 प्लेट टिक्की लिया, जा पिछली गली में, सुन, पहली दुकान छोड़कर दूसरी से लाइयो, पहले की कच्ची रहती है, पहले इसका बाप बैठता था। कहानी बहुत लंबी है और हर बच्चे को अक्षरशः याद है। सब आंखों ही आंखों में हंसते। यूं भी बहुओं के मध्य ये परिहास का विषय है कि माई को भूख रोटी की नहीं, टिक्की की ही लगती है। यूं तो इस नीले दरवाजे के पीछे की दुनिया अनगिन किस्से कहानियों से भरी है, अनगिनत किरदार, और हर किरदार अपने में अनगिनत कहानियाँ समेटे, और फिर एक कहानी को कहने के भी अनगिनत तरीके। पर मेरा केंद्र तो मेरी माई है। वो आकाश में मौजूद सूर्य के समान सदैव इस घर के आंगन में विद्यमान रहती जरूर है, पर उसकी कुछ किरणें मैं अपने साथ सर्वत्र ले जाती हूँ। जो मुझे जानते हैं वो मेरी हर बात में माई से मिल लेते हैं, और जिन्हें मैं जानती हूँ मेरी माई भी उन्हें मेरे माध्यम से जानती हैं। फिर यूं ही टिक्की, समोसे की कुरकुराहट, कुल्फ़ी की मिठास और माई द्वारा बाबूजी को सुनाई जाने वाली बातों का लुत्फ़ उठाते हम सभी भाई बहन बड़े होते गए। इन सब के बीच जो बात मेरे हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है वो है बाबूजी का माई के लिए प्रेम और आदर। माई उन्हें बातें सुनाती हैं, सबके सामने उन्हें नीचा भी दिखा देती हैं, लेकिन वे कभी कुछ नहीं कहते, और जो वे कभी कहते उनमें एक ही बात मैं हमेशा सुन पाई हूँ, माई के लिए प्रेम और आदर। कहते हैं कि हर लड़की के लिए उसका पिता संसार के महानतम पुरुष होते हैं, उसके नायक होते हैं, पर अपने पिता की सहृदयता का लाभ उठाते हुए ये पदवी कब मैंने अपनी माँ के पिता यानी बाबूजी को दे दी, ये मैं स्वयं भी नहीं जानती। बाबूजी कहते कि बच्चों के सामने शादी ब्याह की बातें मजाक में भी ना करो। वे कहते कि लड़कों को पढ़ाओ और लड़कियों को जरूर ही पढ़ाओ, स्वावलंबी बनाओ। पर इस सब से हटकर मेरा नादान मन तो एक ऐसे जीवन साथी की कामना मजबूती के लिए किया जाता जो बाबूजी की तरह अपने जीवन साथी की कमियों को नज़रअंदाज कर उसे सम्मान और प्यार दे पाए। समय पंख लगाकर उड़ता गया। अब माई के सब बच्चों के पास अपना घर, कार, सब सुख सुविधाएं हैं। बस मंझले मामा मामी अभी भी माई बाबूजी के साथ इसी पुराने घर में हैं। माई और मझली मामी की बच्चों जैसी खटपट घड़ी की सुइयों के साथ दिन भर चलती रहती है। बाबूजी जानते हैं कि मझले मामा व्यापार में काफ़ी रुपया डुबा चुके हैं, पर कुछ कहते नहीं, बस सबकी नज़र बचा के जो बन पड़ता है वो मामी को पकड़ा देते हैं। हम सभी भाई बहन स्कूल की 4 दीवारी से निकल कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी देखभाल स्वयं करने में सक्षम। नीले दरवाजे तक अब यदा कदा ही पहुंच पाते हैं, लेकिन वहां का सम्मोहन अभी भी यथावत है।
ऐसे ही एक दिन उस नीले दरवाजे को लांघ बाबूजी दीपावली की मिठाई देने हमारे घर आए हैं। उन्हें दरवाजे और दीवार पहचानने में संघर्ष करता देख वो मिठाई मेरे लिए नीम कड़वी हो गई। उन्हें घर आया देख जो रोमांच हुआ था वो कतरा कतरा बह गया। पहली बार एहसास हुआ कि उस दरवाजे की बाहर की दुनिया में मेरे बाबूजी कितने बेबस हैं। लौटने पर मैं जिद करके उन्हें रिक्शे में बिठाने जाती हूँ और उनके देहावसान के कई सालों बाद भी आज तक सपने में दीवारों से टकराता देख रातों को जाग बैठती हूँ। पढ़ाई, शादी, बच्चे और नई जिम्मेदारियों के चलते माई से मिलना बहुत ही सीमित हो गया है। अब तो माई ने जयंत से वादा ले लिया है कि हम जब भी दिल्ली आएंगे माई से ज़रूर मिलेंगे। माँ के फ़ोन से माई की खबर मिलती रहती है, कभी वो मंझले बेटे के पास तो कभी बड़े तो कभी छोटे। सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी अपनी उलझनें। मगर वे मेरी कहानी के मुख्य पात्र हों तो शायद मैं उनके नज़रिए को समझने की कोशिश भी करूं, उनके पक्ष में दलीलें जुटाऊं। पर मेरा दिल तो माई पर ही अटका है और माँ के हर फ़ोन के बाद मैं सोचती हूँ कि सच ही एक माँ का कर्ज कई बच्चे मिलकर भी नहीं उतार पाते। माई के बिना समझे बूझे अनवरत बोलने की आदत के चलते रोज़ नए किस्से जन्म लेते हैं। दिल करता है कि जाऊं और बिखरी हुई माई को अपने बाहों में समेट कर भर लाऊं, पर इस व्यवहारिक दुनिया में दिल का वजूद ही क्या है। दिमाग कहता है कर पाओगी क्या ये सब। अपने बच्चों की 2 दिन की बीमारी में तो झुंझलाने लगती हो। माई के लिए क्या नौकरी छोड़ दोगी। कहाँ से लाओगी ऐसी आया जो उनके गीले कपड़े बदल दे, उनकी भरपूर सेवा कर दे। माई को हमेशा अपने पैरों में कपड़े की लंबी पट्टियां कसकर लपेटते देखा। उनका दर्द कम करने के लिए मैं उनके पैर दबाने लगती तो वो रोक देती। अरे हमारे यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआते, तू क्यों मुझे पाप दिलाती है। लड़की होने के नाते मैं उनका दर्द ना तब कम कर सकी ना अब। लेकिन तब तो मैं नादान थी। वक्त के साथ लड़की होने के सामाजिक बंधनों को मैं तोड़ती चली आई हूँ। फिर अब क्यों मैंने इस कमजोरी को अपनी ढाल बना लिया। क्यों नहीं मैं माई को जिद करके साथ ले आई। अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी तो मैं अकेले निभा रही हूँ। बस कुछ और ज़्यादा बंधन होते, कुछ ज़्यादा मेहनत होती, पर आज ये अपराध बोध तो ना होता। माई ने मुझे भरपूर दिया, पर जब उनका काया रूपी वृक्ष क्षीण पड़ते पड़ते मुरझा रहा था तो काश मैंने भी कुछ स्नेह नीर छिड़क दिया होता। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निधि अग्रवाल जी की लिखी हुई एक बेहद सशक्त, संवेदनशील और भावनात्मक कहानी नीला दरवाज़ा। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।